हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर डीएससी 4 का सबसे पहला वीडियो है हमारा ये। और इसमें समझेंगे हम लोग दोस्तों पंचशील सिद्धांत, जो कि 1954 में लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे पंचशील का परिचय कि आखिर ये थी क्या और इसके उद्देश्य क्या थे। दूसरा में समझेंगे दोस्तों इसके 5 सिद्धांत। तो पंचशील में कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसको शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि सबसे पहला अखंडता, दूसरा आंतरिक मामला, तीसरा युद्ध की स्थिति ना होने देना, चौथा शांति और पांचवा लाभ। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम समझेंगे इस पंचशील योजना या पंचशील सिद्धांत जो थी उसका मूल्यांकन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों इसके परिचय को। तो पंचशील योजना जो लाई गई थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसकी एक विदेश नीति में हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक उद्देश्य इसका ये होगा कि भारत से चीन के बीच जो युद्ध हो सकते हैं उसको रोकना, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है उसको रोकना, उस पर रुकावट डालने के लिए जो है ऐसे सिद्धांत लाई गई थी। तो ये थी दोस्तों इसका छोटा सा जो मैंने ब्रीफ में जो छोटा सा मैंने आपको बताया। अब चलिए उसको ब्रीफली समझते हैं। तो दोस्तों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मकसद के साथ, मतलब शांति व्यवस्था बनाने के लिए सन 1954 में भारत और चीन ने एक समझौता किया। भारत और चीन ने एक समझौता किया कब? 1954 में, और जिसे ही पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसी में पंचशील सिद्धांत जो है लाई गई। और ये पंचशील सिद्धांत जो थी एक प्रकार से भारत की विदेश नीति की अवस्था से जुड़ा एक सिद्धांत है, यानी भारत का एक प्रकार से विदेश नीति के रूप को दर्शाता है यह सिद्धांत। और इस सिद्धांत को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विदेश नीति के माध्यम से बिंदु माना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो लाना था, इसको कब लाया गया, कौन लाया, तो ये चीज जो है आपको याद रख लेना है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका उद्देश्य होगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना, युद्ध जैसी स्थिति होने से उस पर रोक लगाना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे दोस्तों पंचशील के 5 सिद्धांत। तो पंचशील के जो 5 सिद्धांत थे वे कौन कौन से थे वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। लेकिन आप जो है पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, अपने शब्द को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है। सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, ये एक हैंड रिटन नोट्स है जिसको जो है मैंने PDF फॉर्मेट में आपको दिया है और उसको मैं समझा रहा हूँ। तो क्या है दोस्तों, इस पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत 5 सिद्धांत को स्थान दिया गया है। इस पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत कितने सिद्धांत को स्थान दिया गया है? 5 सिद्धांत को स्थान दिया गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाने में योगदान दे सके। तो ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पे ऊपर आपने देखा था। पहला अखंडता, दूसरा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, तीसरा युद्ध ना करना, चौथा शांति व्यवस्था बनाए रखना, पांचवा लाभ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझेंगे एक एक करके इन सभी सिद्धांतों के बारे में। तो हमारा सबसे पहला सिद्धांत है अखंडता। ठीक है, तो इस सिद्धांत में आप लिखिएगा क्या, ये देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात स्पष्ट की गई थी, यह बात सही तरीके से बताई गई थी कि देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है और उसकी जो प्रभुसत्ता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और किसी भी देश की अखंडता को बरकरार रखने में ये सदैव क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे, उसको तोड़ने जैसा काम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। और इसको दूसरे सिद्धांत में रखा गया कि पंचशील सिद्धांत की दूसरी सबसे प्रमुख सिद्धांत थी कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में, ठीक है, यानी कि उसके जो इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उस पर जो है किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं करेगा। और इस सिद्धांत का सार यही था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है तीसरा नंबर में युद्ध ना करना। ये तो आप इजिली याद रख सकते हैं। इस सिद्धांत में यह कहा गया कि देश किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे देश से क्या नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, कभी भी किसी भी स्थिति में भी युद्ध जैसी स्थिति खड़ा होने नहीं देगा। यानी कि युद्ध नहीं करना ही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा विशेषता था। अगला है दोस्तों लाभ। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख बात यह थी कि देश एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। ये जो देश हैं एक दूसरे का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और एक दूसरे के लाभ का पूरा पूरा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। कहने का मतलब है कि आप भी व्यापार कीजिए, हम भी व्यापार करेंगे। आपके यहाँ किसी खेल का योगदान, किसी खेल का आयोजन होगा या हमारे यहाँ किसी खेल का आयोजन होगा तो हम लोग मिलकर एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग देंगे, सहयोग प्राप्त करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे का लाभ का भी
ख्याल रखेंगे, ये सारी चीजें इस पर कही गई थी। अगला था दोस्तों शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब युद्ध नहीं होगी तो शांति तो होगी ही, बस वही चीज थी। तो पंचशील सिद्धांत के सबसे अंतिम सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब शांति व्यवस्था को बनाए रखना ही इस नीति का पालन करना था, ठीक है। और इस नीति के तहत क्या कही गई, इस नीति के तहत ये कही गई, प्रमुख रूप से ये कही गई कि देश किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में शांति व्यवस्था को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। तो सिंपल थी दोस्तों, आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी कहने का मतलब है जो सिद्धांत था वो था दोस्तों अखंडता। दूसरी थी क्या, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो चौथा क्या होगा, शांति बनी रहेगी। और ये सब सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, लाभ होगा। इस प्रकार से भी ये पांचों सिद्धांत को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके मूल्यांकन की ओर। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं दोस्तों कि जो सिद्धांत था, जैसे जैसे ये सिद्धांत की काल जो है, समय जो है समाप्त होती गई, तैसे तैसे इस सिद्धांत को विखंडन होना चालू हो गया, मतलब टूटना चालू हो गया। तो मूल्यांकन के जगह में आप समझौते का विखंडन भी लिख सकते हैं कि समझौते का टूटना कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसको एक एक लाइन पढ़कर हम आपको समझाते हैं कि क्या हुआ था, किस प्रकार से इस पंचशील समझौता का एक प्रकार से विखंडन हुआ। तो दोस्तों पंचशील सिद्धांत इस बात पर आश्रित थी कि भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। यही तो चाहती थी ना पंचशील सिद्धांत, क्योंकि हमारे भारत देश के, थोड़ा सा एक एडिशनल चीज यहां जान लीजिए, क्योंकि हमारे भारत देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्हें पता था कि हम कुछ भी करके भी भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, ठीक है दोस्तों। हमारे सेना उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, सेना के पास गोलियां, बम, बारूद उतने ज्यादा मौजूद नहीं थी, और जिसके कारण ही ऐसे सिद्धांत लाए गए थे कि ऐसे युद्ध जो कि भारत और चीन के बीच हो सकती है, वैसा युद्ध कभी ना हो। तो इसका सबसे अहम यही था बात कि इस सिद्धांत का कि ये युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन ये योजना जो थी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और इसमें विवाद तब पैदा हुआ। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो थी, जो विवाद होता, संघर्ष होता, कब पैदा हुआ, 1958 में, ठीक है। 1954 में तो लाया गया था, ठीक है। 1958 में हुआ क्या था दोस्तों कि एक नक्शे के दौरान जो है क्या हुआ था ना कि लद्दाख से लेकर असम तक की सीमा को चीन के भूभाग के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया। यानी कि कहा गया कि चीन के भूभाग के अंतर्गत जो है एक नक्शा आया था जो विवादित नक्शा था, ठीक है। तो उसकी कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये था उस नक्शे में कि चीन का जो भूभाग है वो लद्दाख से लेकर असम की सीमा तक को भी छूता है, मतलब ये चीन के हिस्सा में होगा, ठीक है। और इसी कारण से क्या होने लगा, 1959 में तिब्बत का चीनियों का विरोध किया गया। मतलब लद्दाख जो है उसके ऊपर जो है अगर ये अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था एक नक्शे के द्वारा, विवादित नक्शे के द्वारा, तो तिब्बत ने चीनियों का क्या किया, विरोध किया। और इसी के फलस्वरूप चीन ने भी तिब्बत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इसी समय तिब्बत के गुरु थे दलाई लामा। ध्यान दीजिएगा, 1958 में एक नक्शा आया जिसमें जो है कहा गया कि लद्दाख से लेकर असम तक चीन के भूभाग के अंतर्गत है। फिर 1959 में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और उसी समय जो है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। अब तिब्बत का गुरु जो दलाई लामा थे, कौन थे, दलाई लामा थे, वे जो है भागकर भारत आ गए। कहाँ आ गए, भारत आ गए। और भारत ने उसे क्या दिया, शरण दिया। एक प्रकार से वो उसका दुश्मन था ना, और उसको जो है शरण देने का काम कौन किया, भारत ने। और यहीं से जो है भारत की जो संबंध थी चीन के साथ वो कहीं ना कहीं कमजोर होते चला गया, खराब होते चला गया। और इस तरह से चीन ने भारत को ही दोषी माना कि आप जो है तिब्बत की जो गुरु थे दलाई लामा और उसके अनुयायी, उसको मानने वाले लोग, उसको जो है आपने क्या दिया है, शरण दिया है, तो आप भी हमारे लिए एक ना प्रकार से दोषी हैं। और इसी के आधार पर भारत के विरुद्ध सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा चीन ने कर दी और इस युद्ध से भारत को काफी नुकसान हुआ। और इस प्रकार से जो है दोस्तों पंचशील योजना जो थी, उसकी जो सिद्धांत थी, उसका विखंडन हो गया। और यही जो है दोस्तों आपको एग्जाम में लिखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से मैंने इस वीडियो को जो है बनाया है। दोस्तों यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है, जैसा कि हर एक वीडियो में आपको मिलता है, फॉर मोर क्वेरी यू कैन सेंड ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी kumarraju8290103@gmail.com। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है या पीडीएफ आपको चाहिए तो जो है दोस्तों आप इस पर क्या कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।